नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास बिहार स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम सब जो अनिवार्य आपका सब्जेक्ट होता है आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 50 क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपका 18/9/2023 को पूछे गए थे। यह क्लास आज की आपकी क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित दोनों ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। पहला जो क्वेश्चन है तथ्य से संबंधित ज्ञान है। ऑप्शन है पहला प्रत्यात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान, या फिर तथ्यपूर्ण ज्ञान। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है दोस्तों, प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब प्रक्रियात्मक ज्ञान वह होता है जो हमें कोई काम कैसे करना है यही सिखाता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है दोस्तों, क्या कहलाता है आपका, विश्लेषण कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है, या फिर व्यवस्था कहलाता है, या फिर समझ कहलाता है। दोस्तों इसमें किसकी बात करें, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना, यह आपका कहलाता है दोस्तों संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। ऑप्शन है सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोगी या प्रोत्साहन। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करें सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन है व्याख्यान है, या फिर कार्यभार है, परियोजना है, संगोष्ठी है। जो सबसे कम आकर्षक शिक्षा विधि है ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, संगोष्ठी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि जो शिक्षार्थियों को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, कौन सा दोस्तों, कार्यभार, परियोजना आधारित, संगोष्ठी, या फिर श्रुतलेख। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर है जो उसको दोस्तों वास्तविक समस्या में शामिल करता है, आपका वह राइट आंसर श्रुतलेख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं, कब निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों, परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में, अनुसंधान विधि में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जो व्याख्यान विधि होती है दोस्तों उसमें शिक्षार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं। अब कैसे निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी आप खड़े होकर सिर्फ आप लेक्चर ही देते रहें तो बच्चा सुनते सुनते बोर हो जाता है, इसलिए वह निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है परिसंवाद एक प्रकार का क्या है दोस्तों, खोज विधि है, विचार विमर्श विधि है, या फिर व्याख्यान विधि है, फिर प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद दोस्तों यह एक प्रकार, परिसंवाद है क्या, परिसंवाद दोस्तों एक प्रकार से प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद क्या है, एक प्रकार से यह प्रदर्शन विधि है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है दोस्तों। ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ होता है दोस्तों, जांच करना, दिखाना, या फिर सी ऑप्शन है कहना, या फिर डी ऑप्शन है कार्रवाई करना। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, जांच करना। इसका जो ह्यूरिस्टिक का ही अर्थ ही होता है दोस्तों जांच करना। एक चीज़ आप और जानते रहिए दोस्तों, ह्यूरिस्टिक का मतलब, ह्यूरिस्टिक मतलब जो अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि भी दोस्तों ह्यूरिस्टिक की विधि के ही अंतर्गत आती है। अन्वेषण विधि का मतलब होता है कि खोजबीन आधारित विधि। जब बच्चा, हम थोड़ी सी जानकारी बच्चे को दे दें और बच्चा खुद से ही खोज के जांच के जानना चाहे तो वही आपका अन्वेषण विधि कहलाता है। तो ऑप्शन आपका इसमें ये सही होगा, लेकिन आप अन्वेषण विधि भी जानते रहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा है दोस्तों, कोल्डवेल कुक ने कहा, पियाजे ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, या फिर मॉन्टेसरी ने कहा है। देखिए इस आंसर का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, लेकिन जो आयोग ने माना था, आयोग ने इसे मॉन्टेसरी ने माना था। अब हम इसे कोल्डवेल कुक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इन्होंने माना था कि जो
खेल के आधारित जब बच्चा सीखता है तो बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा सीखता है। इसीलिए यह ऑप्शन सही तो ऑप्शन ए ही है, लेकिन आयोग ने इसे माना था ऑप्शन डी। तो आइए हम सब आगे बढ़। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, पुस्तक के बारे में जानते रहिए। क्लोड बेल कुक की एक पुस्तक थी द प्ले वे के नाम से पुस्तक थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। इसके बारे में काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। वे प्ले वे पद्धति के जनक भी कुक को ही माना जाता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भ्रमण विधि विकसित करता है, क्या विकसित करता है? सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। देखिए भ्रमण विधि से दोस्तों क्या होता है, भ्रमण विधि से जो होता है दोस्तों, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान। उसमें बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आप भ्रमण विधि पे जब बच्चे ले जाएंगे, बच्चे को कहीं भ्रमण पे ले जाते हो तो सामने जो चीज़ देखता है उसे तुरंत वो समझता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसी है। इसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान, भ्रमण विधि में क्या विकसित होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष ज्ञान विकसित होता है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु निर्धारित करता है दोस्तों, क्या करता है? शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी या फिर शिक्षक की प्रभावशीलता। दोस्तों क्या विकसित करता है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी की भागीदारी। विषय वस्तु निर्धारित करता है, क्या करता है दोस्तों? शिक्षार्थी की भागीदारी को निश्चित करता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन है दोस्तों, जिसमें विद्यार्थी केंद्र में हो? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, निर्देश विधि। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, इसमें शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन सी है? आगमन विधि है। आगमन विधि इज राइट आंसर। लेकिन दोस्तों इसका भी आंसर आयोग ने डी माना था। जैसे कि आप जानते होंगे काफ़ी क्वेश्चन पे क्लेम किया गया था, तो काफ़ी बच्चों का नंबर बड़ा भी था। इसका भी आंसर आप आयोग ने डी माना था, लेकिन जो आगमन विधि है वह आपका राइट आंसर है। इसे दोस्तों अगर हम आपको और थोड़ा सा बताएं, जैसे आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि हम पहले नियम बता दें, फिर हम उसे आपको प्रैक्टिकल कराएं। और आगमन विधि पहले आपको हम प्रैक्टिकल बता दें कि कैसे कैसे करना है, फिर हम आपको नियम बताएं। तो दोस्तों जो बच्चा सीखेगा कैसे सबसे ज़्यादा सीखेगा, पहले हम प्रैक्टिकल, जैसे बच्चे को साइकिल चलाना है, सीखना है ना, पहले हम हर चीज़ उसे पढ़ाएं दें, साइकिल ऐसे चलाया जाता है, ऐसे नियम, एक पन्ना का नियम लिखा दें, फिर उसे हम साइकिल ले जाएँ। ऐसा नहीं है, अगर हम पहले बच्चे को साइकिल दे दें, साइकिल से धीरे धीरे सिखाने का प्रयास करें, फिर जब हम उसे नियम बताएंगे तो आधा चीज़ें वो अपने से ही बता देगा, हाँ सर इससे ब्रेक मारने पे यह होता है, इस प्रकार से होता है दोस्तों। आगमन विधि का जो मतलब होता है, पहले हम उदाहरण के माध्यम से नियम की तरफ जाएं, और निगमन विधि का मतलब होता है पहले हम नियम बता दें फिर उदाहरण की तरफ जाएँ। तो ज़्यादा सही क्या है दोस्तों, यही है, पहले हम उदाहरण दे के बच्चों को फिर नियम की तरफ ले जाएँ। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारंपरिक शिक्षण विधि, शिक्षण कौन सा है दोस्तों? निगमन, सम्मिश्रित या फिर खेल आधारित या प्रयोगात्मक। दोस्तों आप जानते हैं कि खेल के माध्यम से जब भी बच्चे को हम सिखाते हैं, बच्चा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, खेल आधारित विधि। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट उपागम है दोस्तों। ऑप्शन है निगमन, खेल आधारित, सम्मिश्रित या फिर प्रयोगात्मक। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही दोस्तों। सामान्य से विशिष्ट उपागम क्या है? निगमन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभी दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था ना कि जो निगमन विधि होती कैसे होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो वही हमने निगमन आगमन दोनों चीज़ आप जानते हैं, दोनों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाए वही आपका निगमन विधि होता है। पहले नियम से हम उदाहरण की तरफ, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है दोस्तों, प्रजातांत्रिक, सत्तावादी, रचनात्मक, आलोचनात्मक, निर्णय वाला। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर भी हो जाए दो, सत्तावादी। जो दोस्तों शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। ये दोनों चीज़ आप जानते रहिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षण कौन सा होता है दोस्तों? सत्तावादी। और जब प्रजातांत्रिक की बात किया जाए कि प्रजातांत्रिक स्तर कौन सा होता है, यह आपका दोस्तों छात्र केंद्रित होता है। यह आप सत्तावादी किसके संबंधित है? यह आपका टीचर से संबंधित है। और प्रजातांत्रिक किससे है? यह आपका चाइल्ड से संबंधित, बच्चों से संबंधित है। इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक शिक्षण कैसा होता है और सत्तावादी शिक्षण कैसा होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
माप में पहला चरण है दोस्तों। माप में पहला चरण क्या है? ऑप्शन है आपके पास परीक्षण का अंकन, परीक्षण का प्रबंधन करना, परीक्षण का विकास करना, क्या मापना है इसका निर्णय करना। माप में पहला चरण जो होता है तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर डी हो जाए, क्या मापना है इसका निर्णय करना। सबसे पहले यही तो निर्णय करेंगे ना हमको क्या मापना है। माप का पहला चरण क्या माना गया है कि क्या इसका निर्णय करना, क्या मापना है इसका निर्णय करना। अगर हम इसकी क्रमिक की बात करें तो इसमें नाभिक मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपात मापक, इन श्रेणियों का प्रयोग शोध कार्यों में होता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी गुंजाइश सबसे कम है? मूल्यांकन, आकलन, माप, परीक्षण, किसकी गुंजाइश सबसे कम है दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षण। निम्न में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, महत्वपूर्ण है। परीक्षण कहते हैं किसे? मूल्यांकन, आकलन, माप, ये चीज़ आप जानते होंगे। मूल्यांकन करना, आकलन करना कि हम किसी का आकलन करें, और माप किसी को मेजरमेंट करना, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन परीक्षण क्या होता है? अब ये सबसे कम गुंजाइश किसकी है दोस्तों? निम्नलिखित किसकी गुंजाइश सबसे कम है? इसे हम सब एक्यूरेट नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन परीक्षण दोस्तों, परीक्षण देखते हैं कभी कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में, नहीं एग्ज़ाम के से न समझिए, हम आपको बताते हैं इसे। जैसे किसी की योग्यता, शक्ति, प्रदर्शन, विकास की मात्रा माप करने की विधि को ही दोस्तों परीक्षण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा भी किसी एग्ज़ाम से संबंधित है, कोई टेस्ट से, किसी टेस्ट में बच्चा कोई 10 में से 10 ला दिया, हो सकता है अगली बार वो 2 ला दे, तो इसका मापन करना थोड़ा सा कठिन है। ये इसीलिए सबसे कम गुंजाइश, आप इसे भी माप सकते हैं, लेकिन सबसे इन तीनों में सबसे इन तीनों का ज़्यादा चांस होता है कि सही हो जाए। लेकिन जो सबसे कम है दोस्तों वो परीक्षण है, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, छात्रों का चयन करना है। रचनात्मक, ऑप्शन एक आपका और होगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, इसमें जो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अंतिम ऑप्शन फिर से आपको बताते हैं, अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, सी ऑप्शन है छात्रों का चयन करना, लास्ट ऑप्शन है छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। तो ऑप्शन यही आपका सही होगा, ऑप्शन डी, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। अब रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो किसी की नई सोच, कल्पनाशीलता और नवाचार क्षमता को मापती है, वही आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन है पहला इसमें ऑप्शन है परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन, परीक्षण, माप, आकलन। थर्ड ऑप्शन है परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, या फिर लास्ट ऑप्शन है आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सही क्रम है दोस्तों, सही क्रम आपका है सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, आकलन, फिर मूल्यांकन होगा दोस्तों। ऑप्शन इसमें आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा दोस्तों? ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न, निबंध, सही संक्षिप्त उत्तर, समापन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होता है दोस्तों? आपका बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे ज़्यादा अधिक विश्वसनीय होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है दोस्तों? ऑप्शन है संरचित निबंध, असंरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर, या फिर लास्ट ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है दोस्तों। असंरचित निबंध को दोस्तों चिन्हित करना, विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, असंरचित निबंध के बारे में। देखिए दोस्तों, असंरचित प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसमें खुला और स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सके, यानी सीमित विकल्प नहीं होते। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है आपका, वो है आपका सीमित विकल्प होता है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक ही करना है। 4 ऑप्शन बजाय 5 ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन असंरचित निबंध में आपको ऐसी बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर।
इसका चिन्हित करना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव तकनीकी का उपयोग मूलतः खाली जगहें मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों खुफिया, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तित्व, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तता। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही है, व्यक्तित्व। दोस्तों प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग मूलतः दोस्तों क्या मापने में, व्यक्तित्व मापने में के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन मूलतः खाली जगह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है कार्यक्रम के दौरान, सेकंड ऑप्शन है हर समय, लास्ट ऑप्शन है कार्यक्रम के अंत में, लास्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है कार्यक्रम के अंत में, लास्ट ऑप्शन है कार्यक्रम के आरंभ में। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है दोस्तों? यह मूलतः दोस्तों कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कार्यक्रम के शुरू में ही कर लिया जाएगा, नहीं। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाएगा? वह आपका कार्यक्रम के अंत में किया जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है क्या है दोस्तों? चल रहा है, सतत है, निर्णय प्रमाणित कहना है दोस्तों, डायग्नोस्टिक है दोस्तों, डायग्नोस्टिक है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है क्या? योगात्मक मूल्यांकन दोस्तों निर्णय प्रमाणित कहना है दोस्तों। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है? हम निर्णय प्रमाणित कहना दोस्तों। सतत आप जानते रहे, सतत मतलब लगातार होता है। जो मूल्यांकन लगातार होता है वही आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन निर्णय प्रमाणित कहना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सारांशित मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन के कौन सा उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? दैनिक कार्य, मौखिक पूछताछ या फिर शिक्षक अवलोकन, लास्ट ऑप्शन परीक्षण। सारांशित मूल्यांकन क्या है? तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, परीक्षण दोस्तों। सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो वह दोस्तों क्या है? परीक्षण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है दोस्तों, क्या है? आवृत्तियां हैं, वर्ग सीमाएं हैं, चतुर्थक है या फिर मध्य बिंदु है। एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा आवृत्तियां हैं। एक वर्ग कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या उस वर्ग कक्षा अंतराल की आवृत्तियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूनतम के जो अंतर होता है उसके क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। इसका आंसर आप वैसे भी दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मोड होगा, रेंज होगा, चतुर्थक होगा, मतलब होगा। तो दोस्तों जो अधिकतम और न्यूनतम के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? और रेंज कहा जाता है। इसके इतने के बीच का यह रेंज है, तो यह दोस्तों क्या कहा जाएगा? रेंज कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निबंध प्रकार के प्रश्न का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है पहला छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकता है, चिन्हित करने के लिए निबंध। थर्ड ऑप्शन है छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकता है। लास्ट ऑप्शन है वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, उन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही दोस्तों। ये जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है पहला मिलान है, सेकंड ऑप्शन है MCQ है, थर्ड ऑप्शन है समापन है, लास्ट ऑप्शन है संक्षिप्त उत्तर है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, MCQ है दोस्तों। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो आपका MCQ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन, एमसीक्यू मतलब वही बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, आप ऐसा इसे नहीं समझिएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वही आपका एमसीक्यू कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है टेरमैन है, स्टेन है, गिलफोर्ड है, अल्फ्रेड बिने है। दोस्तों आधुनिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं, देखिए अगर इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें संस्थापक पूछा है तो संस्थापक कौन है? बीने हैं। आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संस्थापक अल्फ्रेड बीने थे। अल्फ्रेड बीने द्वारा कब दिया गया था दोस्तों? प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में, आप जानते रहिए 1904 में विकसित किया गया था। वह इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारक में से एक थे। उन्होंने विकलांगता और मानसिक मंदता वाले बच्चों को अलग करने के उद्देश्य को क्लासिकल श्रृंखला तैयार की थी। तो आप जानते रहिए जो संस्थापक कौन है इसके? अल्फ्रेड बिनेट हैं। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। बाकी और भी, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? बीजापुर, गोलकुंडा, मैसूर या फिर विजयनगर? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। संग आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। ये दोस्तों बाराचुक्की जो जलप्रपात है भारत के किस जगह पे, किस राज्य में है? ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है। और किस जिले में? मांड्या जिले में स्थित है यह आपका। ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर है। और एक चीज़ और आप जानते रहिए, ये किस नदी पर है? या जानते रहिए कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है बाराचुक्की जलप्रपात। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ब्राउन एटीएम स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एटीएम। सेकंड ऑप्शन है एटीएम का स्वामित्व बैंकों के पास नहीं बल्कि निजी एटीएम सेवाएं प्रदाताओं के पास है। बैंक द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है। लास्ट ऑप्शन है सरकार के स्वामित्व वाले एटीएम है। दोस्तों ब्राउन एटीएम स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। बैंक द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है। जो एटीएम मशीन है दोस्तों यह बैंक का नहीं होता है, यह दूसरा कोई कंपनी लगाती है। इसमें जो पैसे डालने वाले काम होते हैं वह भी दूसरी कंपनी करती है। यह बैंक के स्वामित्व में नहीं होता है, आप जानते रहिए जो एटीएम मशीन होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था दोस्तों? ऑप्शन है चौकीदारी, हाथी, विकास, मालवा। नमक सत्याग्रह के दौरान दोस्तों और कौन सा चीज़ था? तो ऑप्शन इसमें चौकीदारी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा चौकीदारी का भी विरोध किया था। विरोध कर ब्रिटिश सरकार को दोस्तों, उसमें किसकी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। चौकीदारी कर दोस्तों यह एक प्रकार से कर है, आप जानते रहे चौकीदारी जो है इसी नहीं नमक सत्याग्रह, नमक के खिलाफ कानून आया था तो उसी के लोग विरोध कर रहे थे। यह जो चौकीदारी कर था इसका भी विरोध किया था। चौकीदारी कर के खिलाफ अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यह कर गांव के चौकीदारों की सेवा लेने के लिए गांव के लोगों पर लगाया जाता था। जो चौकीदारी थी दोस्तों गांवों के सेवा देते थे और उसी के लिए कर लिया जाता था। इसका विरोध किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है?
तो जो ऑप्शन इसमें है, पहले ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, उड़ीसा। इसमें जो कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का उत्सव का आयोजन करता है, तो आयोजन इसका जो करता है दोस्तों वह उड़ीसा करता है। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडली कि इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है सौरमंडल, सेकंड ऑप्शन है मीसोस्फीयर, या फिर थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही है, स्ट्रेटोस्फीयर। यह दोस्तों आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा आवश्यक अधात्विक खनिज है दोस्तों। ऑप्शन है पहला कोयला, सिलिका, क्ले, मृतिका, सीमेंट, या फिर लास्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता। थर्ड ऑप्शन है सोना, पैलेडियम, चांदी, या फिर ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। आवश्यक अधात्विक खनिज है दोस्तों, कौन सा अधात्विक खनिज इसमें से कौन सा है। तो जो कि राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए कोयला होगा दोस्तों, सिलिका हो गया, क्ले हो गया, या फिर सीमेंट। ये सब आपके अधात्विक खनिज हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आदर्श रूप में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए दोस्तों। वन भूमि कितने होने चाहिए भारत में, 15%, 50%, 44%, या फिर 33%। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग दोस्तों 33% होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, कार्बन चक्र, या फिर नाइट्रोजन चक्र। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, यह खाद्य जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, खाद्य जाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। नाभिकीय, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला। जो सबसे बड़ा स्रोत माना गया है खपत के लिए, सबसे बड़ा स्रोत इसमें से क्या है, ऑप्शन है तेल दोस्तों। तेल सबसे बड़ा खपत का स्रोत माना गया है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगर इसकी हम सब मात्रा की बात करें तो मात्रा आपको हम बताते हैं कितना खनिज जो खपत है दोस्तों संसाधन। अगर तेल की बात करें तो ये करीब 39%, कितना 39% प्रयोग किया जाता है। और कोयला का दोस्तों 28%। आप काफ़ी लोग कोयला समझ रहे थे, लेकिन कोयले से ज़्यादा प्रयोग क्या किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गैस की बात करें तो हम सब लगभग 22% यूज करते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 39% जो संसाधन है उसका हम सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष है, 6 महीने और 6 महीने हैं। 74 वर्ष 6 महीने परिवार के 7वें सदस्य की आयु क्या है। देखिए इसमें हमको क्या बताना है, एवरेज निकाल के बताना है ना कि इसमें औसत दिया है। देखिए हम इसको आपको बहुत अच्छे से तरीके से बताते हैं। जैसे कह रहे हैं 7 सदस्यों की औसत कितना है, 75 वर्ष है। और 6 सदस्यों की कितना है दोस्तों, 6 सदस्यों की आयु देखा जाए तो 74 वर्ष 6 माह है। अगर इसे हम 1 मिनट देखिए, इसमें एक चीज़ आप समझिए, जो 74.6 है, क्या हम 74.5 लिख सकते हैं, आप कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम 12 महीना का 1 साल होता है। तो इसमें इसे हम मतलब जो 6 है ये आधा है, आधा को हम 0.5 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सिंपल से हमको एक परिवार के 7वें सदस्य की आयु पूछा है ना कि परिवार के 7वें सदस्य की आयु बताना है। तो हमको सबसे पहले 7 × 75 कर लीजिए, उसके बाद 6 × 7
4.5। जो बच्चे गलती किए थे यहाँ पे 7.6 से ही कर दिए थे, नहीं दोस्तों, आप जो 6 है वो आधा है, आधा को हम 0.5 लिख सकते हैं या फिर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। आप इसे गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद जो आता है उसे माइनस, इसमें जो आता है, इसमें जो आता है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आता है दोस्तों ऑप्शन 78, लगभग ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो 78। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर पर 2% के साधारण ब्याज की गणना करें। कितना दोस्तों, मूलधन कितना है, 50,000 है और समय कितना है, 4 वर्ष है और ब्याज कितना है, 2% है। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है, 50,000 है। बहुत सिंपल से, बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। 50,000 गुणे दर कितना है, दर आपका समय कितना है, 4 वर्ष है और दर कितना है, 2% की वार्षिक दर पे है ना, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, अब इसका गुणा कर लीजिए, तो बहुत ही सिंपल से सवाल है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4000, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 4 दूनी 8, 8.40। देखिए यहाँ पे अब 4 दूनी 8 हो गया, 8 आ गया और यहाँ पे 5 है, 8.40, 40 आ गया और यहाँ पे 2 जीरो था, 2 जीरो उतार लिए, कितना हो गया, 4000। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं 0.75 का अशिष्ट अंश क्या होगा। ऑप्शन है 3/5, 3/4, 3/2, 3/7। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कहेंगे, 0.75 है, 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं, हम लिख लिए 75/100। आप जानते होंगे जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से जरूर कट जाएगी। तो हम इसे 5 से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 उतार लिए, फिर यहाँ 5 1 9 5 और 5 3 15, यहाँ पे यहाँ पे 2 बचेगा ना, 5 1 9 5, यहाँ पे 5 5 25, कितना हो गया, 15। अब 15/20 आ गया, तो हम इसे फिर से काट देंगे, 5 3 15, 5 20, 3/4, 3/4 आंसर, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है और जबकि उनका सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, देखिए ये सामान्य भाजक है, इस क्या है, सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है। ये CF है दोस्तों, ये CF है और ये क्या है, LCM। आप जानते हैं सूत्र, ये CF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमको पहली संख्या दिया है तो ये CF 8 है गुणे 144 बराबर, हाँ, बराबर पहली संख्या 16 है। अब दूसरी संख्या हमको बताना है, तो हम यक्स मान ले रहे हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों। आप इसे गुणा करेंगे, आप चाहे इसका गुणा करके चाहे आप ऐसे ही लिख दें, 8 गुणे 144 यक्स बराबर और बटे 16। अब इसे काट लीजिए, जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है तो इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण क्या होगा। बढ़ता है, घट जाता है, नहीं बदलेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं बदलेगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओडोमीटर माइलेज के लिए जैसा कि कंपास के लिए होता है दोस्तों। गति है, पदयात्रा है, सुई है, दिशा है। ओडोमीटर माइलेज के लिए है जैसा कि कंपास के लिए है। तो ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी। कंपास क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन जिस माइलेज के लिए दोस्तों, माइलेज के लिए क्या होता है, माइलेज को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दिशा को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंपास का किया जाता है। दिशा किससे नापा जाता है, कंपास से किया जाता है। और ओडोमीटर माइलेज किससे नापा जाता है, ओडोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक भिन्न है। असंगत का चयन कीजिए। 91 है, 73 है, 159 और 61 है। इसमें 3 एक समान है जो कि एक संख्या भिन्न है। अब इसमें भिन्न संख्या आपको बताना है। देखिए 73 है, 61 है, 109, 91। आप देखिए इसी पे क्या किसी से विभाज्य है? आप कहेंगे हाँ ये 13 से कट जाएगा। 73 नहीं कटेगा, 61 नहीं कटेगा, 109 नहीं कटेगा, यही आपका भिन्न हो जाएगा। बाकी सभी संख्याएं अभाज्य हैं, ये आपका भाज्य है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस श्रृंखला को देखें 2 1 1/2 फिर 1/4 के करके है, तो अगला नंबर कौन सा आएगा? इसमें देखिए हो क्या रहा है, पहले आपको यही ध्यान देना है इसमें हो क्या रहा है, अगली संख्या क्या होगी। इसमें जो राइट आंसर हो, पहले राइट आंसर आपको बताते हैं 1/8 आएगा। इसमें कर क्या रहे थे, देखिए 2 है, 2 का आधा कितना हो गया, 1 हो गया, 1 के आधा 1/2, फिर 1/2 के आधा 1/4, 1/4 के आधा 1/8, इसलिए ऑप्शन आपका इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर ये आपको बताते हैं, डी लिखा जाएगा, EOGJDJEFM करके है। इसमें दोस्तों जैसे देखा जाता है कि 4-5 चीज़ ध्यान दिया जाता है, जैसे इस पर विपरीत वर्ड है, बगल का वर्ड है, प्लस जोड़ के, या फिर इसी तरीके से इसको निकाला जाता है। इसमें जो किया गया है, क्या किया गया है दोस्तों, आप इसे देखेंगे तो अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, मतलब वही संख्या सेम उतारा गया है। इसके बाद इसमें देखिए अगर हम सब ई को देखें तो इसमें सबको +1 किया गया है। इसमें सी को पी को +1 किया, एफ को +1 किया गया है, फिर इसके बाद टी को +1, फिर +1, लेकिन लास्ट की संख्या को फिर 0 ही किया गया है। उसी प्रकार से इसको भी हमको करना है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंध है? कौन कह रहा है दोस्तों? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा दोस्तों? सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो अगर इसे हम बनाएंगे तो यहाँ पे सुरेश को रख दे रहे हैं, सुरेश हो गया। सुरेश क्या कह रहे हैं? वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, सुरेश की माँ हो गई, चलिए माँ हो गई, इकलौते बेटे का, इकलौता बेटा कौन है? सुरेश ही हो गया, बेटे का बेटा, फिर इसका बेटा कौन हो गया? वह लड़का हो गया। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंध है? सुरेश उस लड़के का क्या लगेगा? ऑप्शन है भाई, अंकल, चचेरा भाई, पिता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो क्या लगेगा दोस्तों? वह उसका पिता लगेगा। आज हम तो दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो